नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। देश की सियासी हालात जिस तरह से दिख रहे हैं, इन बदलाव के बीच में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी के लिए टिकट की सारी पुरानी जो गाइडलाइन थी उसको दरकिनार कर दिया है। अब पार्टी में टिकट देने या काटने का एक ही फॉर्मूला है, जीतने लायक कैंडिडेट होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या अपने ही बनाए नियम पर बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। – 2014 से पहले देश में चली नमो लहर के बाद बीजेपी ने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट की उम्र तय कर दिग्गज नेताओं को घर बैठा दिया था और ऐसे नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल की भूमिका तय की गई थी। वहीं सिटिंग सांसदों से टिकट कटिंग में प्रतिशत फॉर्मूला, नेताओं के परिजनों को टिकट से दूर रखने के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने की भी गाइडलाइन लाई गई थी। आम चुनाव में लागू हुआ यह फॉर्मूला पूरे देश में चला। कई उम्रदराज मंत्रियों की छुट्टी कर उन्हें घर बैठाया गया, लेकिन बीजेपी ने इस बार के चुनाव के लिए अपने फॉर्मूले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हाईकमान ने साफ निर्देश दिया है कि कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, बस। अपनी तरफ से मध्य प्रदेश में जो चुनाव प्रबंधन है राज्य का, लोकसभा और संभाग और विधानसभा का, चुनाव संचालन समिति लोकसभा है, विधानसभा है, बाकी समस्त गतिविधियां हम सब की चल रही है और बैठकें चल रही विधानसभा लोकसभाओं में, और हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हाईकमान का फैसला प्रदेश के नेताओं तक पहुंचा दिया है। नई गाइडलाइन के आते ही पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को जैसी संजीवनी मिल गई। अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी एक बार और बाबूलाल गौर के नारे के साथ भोपाल लोकसभा सीट पर दावा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने खजुराहो से टिकट मांग लिया है। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा भी लाइन में हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर में सक्रिय दिख रही हैं। यहां तक कि तमाम आरोपों से घिरे पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भी बीजेपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, तो मुझे आशा है कि मुझे पार्टी लोकसभा का टिकट भोपाल से दिग्विजय सिंह खुद मेरे पास आए थे कि आप हमारा टिकट ले लो, तो हमने कहा विचार करेंगे। बीजेपी के घर बैठे नेताओं की सक्रियता से बीजेपी के दावेदारों के साथ कांग्रेस भी परेशान दिख रही है, क्योंकि जिन नेताओं को बीजेपी ने उम्र का हवाला देकर घर बैठाने की प्लानिंग की थी, उनकी जमीन आज भी मजबूत नजर आती है। और यदि ऐसे नेताओं को टिकट मिला तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी समझ रही बहुत अच्छी तरह से कि उनके पैर उखड़ चुके हैं और इसके चलते वो बस चुनाव जीतना चाहती, एन के एन प्रकार चुनाव जीतना चाहती, इसलिए सब क्राइटेरिया खुद ही की बनाए हुए क्राइटेरिया को दरकिनार कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि 2014 में जो भी उनने वादे किए थे वो जुमले साबित हो गए और अब जनता जवाब मांगेगी। कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी में भरकर नौजवान और बुद्धिजीवी और वरिष्ठों का भी सामंजस्य बनाकर काम करती है। यहाँ कोई उम्र का कोई रहता है और जो मजबूत कैंडिडेट होता है जनता के बीच जाता है, उसको पार्टी उसकी वरिष्ठता के आधार पर महत्व देती है। इधर मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर बीजेपी को थोड़ी राहत दी है, लेकिन अकेले विपक्षी एकता में सेंध के सहारे तो नहीं रहा जा सकता। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो कहावत आपने सुनी होगी कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में लोग टूटते गए और कारवां लुटता गया। लेकिन अब इस कारवां को, यानी कि बीजेपी के इस कारवां को जो जीत के लिए आगे बढ़ रहा है, इसे क्या अपनों का साथ मिलेगा या फिर अपनों की बेवफाई एक बार फिर झेलनी पड़ेगी? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है मृणाल जी आपका। गोविंद बालू साहब, बीजेपी नेता हैं, सीनियर लीडर है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लीडर्स जो अब टिकट की मांग कर रहे हैं, जो समन्वय समिति में हैं, वो खुद ही टिकट की मांग कर रहे हैं, और पार्टी भी एक गाइडलाइन बनाई थी कि जो मार्गदर्शक मंडल में है वो डिसाइड करेंगे कि टिकट किसे देना चाहिए। लेकिन अब मार्गदर्शक मंडल उठकर टिकट की मांग कर रहा है। गोविंद बालू साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से
कि आखिर जीत के लिए क्या फॉर्मूला तय किया है टिकट का? निश्चय ही जीत के लिए फार्मूला कुछ नहीं होता है। फार्मूला होता है कि कौन जीत सकता है उम्मीदवार, उसको पार्टी टिकट देती है और उसकी जीत की संभावनाओं को तलाश करके, और हमारे भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरह से उसका आकलन होता है। हमारे संगठन मंत्री हैं मैदान में, हमारे दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, चुनाव समिति है जिसमें डिस्कस होता है, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श होता है कि अमुक स्थान पर कौन जीतेगा। इन सारे आधार को लेकर के और पार्टी टिकट देती है, और कोई क्राइटेरिया इसके लिए कुछ बनाकर घोषित नहीं किया जाता। ये तो चुनाव समिति में जब विचार विमर्श होता है, मंथन होता है, तब उसमें उम्मीदवार तय होता है। दूसरा, विपक्ष की क्या रणनीति है उसके हिसाब से भी कई जगह उम्मीदवार दिए जाते हैं। तो ये चुनाव रणनीति के आधार पर लड़े जाते हैं और जीत की संभावना के आधार पर लड़े जाते हैं। इसलिए बेशक उसमें उन्हीं उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो जीत सकता है। जी, उन्हीं उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो जीत सकता है। लेकिन गोविंद मालू साहब, उन उम्मीदवारों को भी पार्टी नहीं भुला सकती जो जिताऊ चेहरे हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। अब ऐसे में एक फॉर्मूला निकलकर, आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया है कि जिताऊ कैंडिडेट। लेकिन पार्टी पहले ये कहती थी कि युवाओं को मौका देंगे, नए लोगों को मौका देंगे, नए चेहरों को मौका देंगे। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जो जीत सकता है या जिसकी वैल्यू वहां ज्यादा है, जिसका चेहरा लोग जानते हैं, जिसे जनता पसंद करती है, वही टिकट पा पाएगा। देखिए, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कई युवा चेहरों को नए उम्मीदवारों के रूप में मौका मिला और वो संसद सदस्य बनकर वो लोकसभा में गए हैं। तो ऐसा नहीं कि पार्टी नए को मौका नहीं देती। हमारे यहाँ तो पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति तैयार है कार्यकर्ताओं की, नेतृत्व की, और वो उसमें से हम चुनते हैं कि कौन सा अमुक उम्मीदवार का होगा। मैंने आपसे कहा गोविंद मालू साहब, तीसरी पंक्ति का नंबर तो तब आएगा ना और जो 10-10 बार से विधायक रहे, अब वो इस आधार पर हम देते हैं। हम कोई नियम, देखिए दूसरा, हाँ, मांग, पार्टी में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वंशवाद नहीं है कि टिकट मांगने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी का निर्णय जब होता है तो उसके साथ होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। कार्यकर्ता आधारित संगठन है। मृणालपन साहब, देखिए, जी, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और मुझ तक जितने भी है सब कार्यकर्ता हैं। मृणालपन जी, सवाल ये है कि जिस तरह की तैयारी विपक्ष की होती है, पक्ष भी उसी तरह की तैयारी करके चलता है। आप भी एक तरह से तैयारी आपकी पार्टी कर रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का दंश, या ये कहें कि इस तरह का वंशवाद या पार्टी के अंदर की इस तरह की मुश्किलात तो आप लोगों के लिए भी खड़ी होगी। इसीलिए शायद फुल मैंडेट नहीं मिल पाया और बाकी लोगों का साथ लेकर सरकार बनी है। अब ऐसे में लोकसभा में अगर राहुल गांधी को सिंहासन तक पहुंचाना है तो तैयारी पूरी करनी होगी। निश्चित तौर पे विजय जी, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और आप देखेंगे कि संगठन के साथ साथ सरकार ने भी लोकसभा में विजय अभियान के लिए पूरा प्रयास किया है। जिस तेज गति के साथ पिछले 70 दिन में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 82 बड़े वादे पूरे करके आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो पूरे देश में समस्त राज्य सरकारों के सामने अपने आप में एक उदाहरण है। और इस काम के बल पर हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में लगभग 20 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत कर आएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विरोध इतना है, अनिर्णय इतना है, हर सीट पे नेतृत्व की लड़ाई के साथ साथ हर सीट पे अवसरों की लड़ाई भी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ये साबित किया है कि अब ये न तो नीति सिद्धांतों और पार्टी संगठन अनुशासन की पार्टी नहीं बची, ये केवल कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा थोपे गए निर्णयों को मानने वाले संगठन की पार्टी बची हुई है, जिसमें आदर्शों की अब कोई बात नहीं होती, जिसमें पार्टी के प्रति समर्पण का अब कोई सम्मान नहीं होता, जिसमें आम कार्यकर्ता को अब अवसर नहीं मिलता। सालों से जो लोग स्थापित हैं, या तो अवसर उनके लिए हैं या फिर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्रियों के जो बेटा बेटी हैं अवसर उनके लिए हैं,
या फिर कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं अवसर उनके लिए हैं, और बची खुची तो वो कि जो लोग आर्थिक तौर पे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को योगदान दे सकते हैं, बचे खुचे अवसर उनके लिए हैं। अब बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं और अच्छे लोगों के लिए अवसर नहीं बचे जी। अवसर तो सर आपकी पार्टी भी देगी क्या? क्योंकि जिस तरह से पचौरी साहब लाइन में लगे हुए हैं, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जी की पत्नी का भी नाम सामने आ रहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, अजय सिंह के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, और जिन्होंने राजनीतिक रूप से अपने आप को कहें या फिर पार्टी ने राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की थी, अरुण यादव जी, वो भी लाइन में है। आपके यहाँ भी एक पूरा कुनबा ऐसा है जो अब टिकट मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता के सामने और मतदाता के सामने अपनी बात, सच्चाई की बात रखना चाहती है, भ्रम की बात नहीं करना चाहती, झूठ नहीं बोलना चाहती। हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जिन लोगों ने पार्टी संगठन में बड़ा काम किया है, अगर उनके परिवार के लोग जनसेवा करते हैं, राजनीतिक संगठन में काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनको अवसर देती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समान एक तरफ इसका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ सुरेंद्र पटवाजी, जोशी जी के पुत्र, सखलेजा जी के पुत्र, गौरीशंकर शेजवार जी के पुत्र को टिकट दे देते हैं। इस तरह की दोगुनी बात नहीं करती। मैं गोविंद जी से पूछूंगा ना कि आखिर वो किस तरह से इस पर आप काम करेंगे। अगर ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं। आपको मृणाल जी, गोविंद बालू साहब, राकेश सिंह जबलपुर से, नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा से, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से, और फग्गन सिंह कुलस्ते शहडोल से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, ये नाम क्या इन्हें पक्के मानूं? और साथ ही साथ कुसुम मेहदले का आप क्या करेंगे, कैसे उनको जगह देंगे पार्टी के अंदर? साथ ही दूसरी बात बाबूलाल गौर साहब की, उनको आप कैसे समझाएंगे? और इधर विदिशा से आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक नाम नया निकलकर सामने आया विदिशा से, जो कि एक नया उम्मीदवार वहाँ सामने आने की बात हो रही है, ज्योति शाह की। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कि उन लोगों का जो पार्टी के अंदर अब टिकट नहीं है, पद भी चाहते हैं, कैसे लेकर चलेंगे साथ में उनको? विजय जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सारी बातें कौन कहां से लड़ेगा, किसको टिकट दिया जाएगा, ये सारा चुनाव समिति की बैठक में फैसला होता है। अभी से नहीं बताया जा सकता। कयास लगा सकते हैं, कोई भी लगाए, मीडिया कयास लगाता रहता है कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ मंथन होकर होता है। और हम कांग्रेस की तरह ठेके पर पार्टी को नहीं देते फ्रेंचाइजी चलाने के लिए 1100 करोड़ 2000 करोड़ में। हमारे यहाँ तो एक संगठन है, संगठन की व्यवस्था है, उस अनुसार चलता है। नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो पार्टी की बैठक में तय होता है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, प्रदेश की चुनाव समिति उनका नाम का अनुशंसा करती है। ऐसे हमारे यहाँ पर। और दूसरी बात, जहाँ पर जो उम्मीदवार जीत सकता है, जीत की गारंटी। लेकिन गोविंद बालू साहब, आप कह रहे हैं चुनाव समिति की बात करें, वही चुनाव समिति के सदस्य भी तो टिकट मांग रहे हैं ना। देखिए, निवेदन आपसे यही है मेरे कि चुनाव समिति के टिकट के दावेदार राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और शिवराज सिंह चौहान, ये चुनाव समिति में है कि नहीं, ये बता दीजिए गोविंद जी। ये चुनाव समिति में है गोविंद जी, ये चुनाव समिति में है। चुनाव समिति का सदस्य भी कार्यकर्ता है, टिकट मांगने की स्वतंत्रता है, वो टिकट मांग सकता है, टिकट मिल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कहीं भी उम्मीदवारों का टोटा नहीं है कि इसका, यही तो सवाल है कि उम्मीदवारों का टोटा नहीं है, जिसने कोई कार्यक्रम उसने कार्यकर्ता के रूप में काम ही नहीं किया। सीट पर 4 उम्मीदवार हमारे यहाँ पर किसी का विजय जी हमारे यहाँ पर एक सीट पर हमारे पास अच्छे नेतृत्व वाले अच्छे कार्यकर्ता मौजूद हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ किसी का अगर पुत्र या पुत्री कुछ है तो उसने लगातार ग्रास रूट से काम करके आगे बढ़ा है। अब सवाल किसी के पुत्र या पुत्री की नहीं हो रही है, ऊपर कर नहीं आया। कांग्रेस के पास ऐसी 15 सीटें हैं जिसमें जो लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनका पुत्र जिसने कभी राजनीति की ABCD नहीं सीखी। गोविंद जी, मूल सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपने पार्टी ने किसी को अगर खड़ा किया है लेकिन वहां नाराज लोग हैं, मैं आपको नाराज लोगों की गिनती भी दिखा देता हूं कौन कौन नाराज हैं। उन नाराज लोगों को आप कैसे समझाएंगे? बाबूलाल गौर को कैसे समझाएंगे? राघव जी की बेटी को कैसे समझाएंगे? रघुनंदन शर्मा को कैसे समझाएंगे? कुसुम मेहदले को कैसे समझाएंगे?
अभी आपने कैसे कह दिया कि नाराज हैं? अभी तो टिकट, देखिए टिकट नाराजगी, मैं वही कह रहा हूं, समझाएंगे कैसे, क्योंकि विधानसभा से नाराज है साहब, अलग चीज है, हमारे यहाँ नहीं होती है। ये कोई आज के नाराज नहीं है। अरे हमने आपसे कहा हमारा कार्यकर्ता वैचारिक आधार पर खड़ा किया गया कार्यकर्ता है, वो अनुशासित कार्यकर्ता है, टिकट तक वो अपनी बात कहता है, टिकट मिलने के बाद काम में लग जाता है। ऐसा कौन से काम में लग जाता है? हमेशा होता आया है। और फिर इस लोकसभा चुनाव में आपने को देखने को मिलेगा कि जो लोग उसमें खड़े हैं कतार में टिकट मांगने की, वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम करते हैं और उम्मीदवार को जिताने की पूरी ताकत लगाकर कई बार ऐसा देखा गया है बीजेपी के साथ, जो लोग टिकट की कतार में थे, बाद में वो चुनाव के समय पार्टी पे ही वार करते हैं। बात कहना है, देखिए कुछ जगह पर हो सकता है कि कोई अगर रेबल खड़ा हो गया हो, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन कुछ जगह नहीं होता है कि कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं मिला बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो वो विड्रॉ करे। ये हाँ है ना, मैं तो हमें मालूम है, हमें 29 सीटें जीतना है विजय जी। चलिए 29 सीटें जीतना है, कांग्रेस का इस पर क्या फॉर्मूला है? इमरान साहब, ऐसी कई सीटें हैं जहां के दावेदार आपकी पार्टी में भी हैं और साथ ही साथ उन सीटों पर वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। अब लोकसभा टिकट की वो दावेदारी करेंगे, टिकट मांगेंगे। ऐसे में पार्टी ने उन लोगों के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है? विजय जी, कांग्रेस पार्टी का इस लोकसभा चुनाव में स्पष्ट तौर पर मानना है कि अपने अपने क्षेत्र में जनता की आवाज़ बेहतर तरीके से जो भी उम्मीदवार उठा पाएगा और इसके साथ साथ जीतने की संभावनाएं जिनमें होंगी, इन दोनों पैमानों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी टिकट वितरण का काम कर रही है। जो विधायकगण भी जीत कर आए हैं विजय जी, वो भी रात को 11-11 बजे तक मंत्रीगणों के कार्यालय और बंगलों पर अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए ताकत के साथ आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि इस बार जब पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैं उम्मीद करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता भी शायद उम्मीद करेगी कि टिकट बांटते समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये भी देखे कि उन सांसदों को टिकट ना मिले जिन्होंने संसद में अपने क्षेत्र के लिए न कभी प्रश्न उठाए, न राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर बहस में भागीदारी की। और इस तरह की चीजों को दरकिनार करके जो सूचनाएं आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि इस तरह के निकम्मे और नाकारा साबित हो चुके संसदीय प्रणाली में, बाकी श्रेष्ठताएं क्षमताएं दूसरी हो सकती हैं और उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन संसद में जिन लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल शून्य रहा है, कमतर रहा है, ऐसे लोगों को वापस चुनाव लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये उन मतदाताओं के साथ भी विश्वासघात है जिनसे जनादेश मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विजय जी, कांग्रेस तो अपनी चिंता कर ले, वो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे जीतने की उम्मीद ना करे। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किन उम्मीदवारों को देना, किनको नहीं देना और कितनी सक्रियता किसकी रही और कौन जीत सकता है। जीत वही सकता है जिसने जनता के लिए काम किया है, जनता की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर जो खरा उतरा है। और पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि उनको लोकसभा की पिछली बार 27 जीती थी, इस बार पूरी 29 जीतना है। और पूरी तरह से केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मोदी जी की सरकार की, मोदी जी की जनोन्मुखी राजनीति की जो उपलब्धियां हैं, उनको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हमारा जो कार्यकर्ता आधारित संगठन है वो नीचे हमारी मतदान केंद्र की इकाई तक मजबूत है और हमें हमारी चिंता है। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस को पास उम्मीदवार कई क्षेत्रों में नहीं है, वो इधर उधर उम्मीदवार तलाश कर रहे हैं और उनके पास एक ही फार्मूला है कि पैसा लाओ, टिकट ले जाओ। जिस तरह तबादलों में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उसी तरह से कांग्रेस की रणनीति है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है वो पैसे में टिकट बांटे, फ्री में बांटे, हारे जीते। हम तो, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता का मान होता है और जो जनता की नज़र में जिसकी प्रतिष्ठा है। जी, गोविंद मारू साहब आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पैसे में टिकट बंटता है। ऐसी कौन सी सीटें हैं, कौन सी सीटों की बात कर रहे हैं कि पैसों में टिकट बंट रहा है? मुझे लगता है कि गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी में आजकल जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तो परंपरा रही है। पहले जो मुझे याद आ रहा था, ठेके पे पार्टी
ठेके पे देने की बात गोविंद जी कर रहे थे, तो कांग्रेस की कृपया चिंता न करें। चिंता तो देश इस बात की कर रहा है कि बीजेपी के श्रेष्ठतम और श्रेष्ठतम नेतृत्व ने अंबानी, मोदी, माल्या जैसे लोगों को देश ठेके पे दे दिया है। इसका उत्तर भी देश का मतदाता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगा। और दूसरी बात यह मालू जी कि अब ये कार्यकर्ताओं की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी बची नहीं, कम से कम 4 लोकसभा सीटों की पैनल में तो आप उन लोगों को टिकट देने पे विचार कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से गए हुए थे। उज्जैन में प्रेमचंद गुड्डू जी का नाम है, मुरैना में राकेश सिंह जी का नाम है, खजुराहो से संजय पाठक जी का नाम है। उम्मीदवार तो आपके पास नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन लोगों ने समर्पण से काम किया है उनको तोड़कर ये जिताऊ कैंडिडेट बनाते हैं। केवल 2 लोगों की उसकी क्या व्यवस्था कर रखी है? क्या आप भी इसी फॉर्मूले में लग जाएंगे जो विधानसभा में कांग्रेस ने किया है? मैं तो जो नाम ले रहा हूं ये वो नाम है जिनको विधानसभा में न तो कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया और न ये जनता के बीच जाने की हिम्मत कर पाए। जो कर पाए उनमें से काफी लोग चुनाव हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी से चले हुए कारतूसों पे लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। अवसर इनको मिलने वाले नहीं है। और एक बार फिर विश्वास के साथ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के भी आप जिस तरह से उन्हें चले हुए कारतूस कह रहे हैं हिसाब से 20 से ज्यादा सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसुमारिया, इन 2 लोगों को तो आपने भी, तो आपकी पार्टी ने भी सम्मानित किया है, आपने अपनी पार्टी के अंदर लिया है, ससम्मान आपने बुलाया है। निश्चित तौर पे किया है। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग ऐसे जरूर हैं जिनके पास योग्यता हर तरह की है। आपकी पार्टी के यहाँ से जाने वाले लोगों को आप चले हुए कारतूस कहते हैं और बीजेपी के यहाँ से आने वालों को आप सम्मानित करते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विजय जी ये समझना पड़ेगा कि कुसमारिया जी को क्यों निकाला गया। कुसमारिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की बैठक में ये कहा कि जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है तो स्मार्ट गांव बनाने का प्रोजेक्ट सरकार को लाना चाहिए और गांवों का भला जब तक नहीं होगा तब तक दूसरी योजनाओं से उतना फायदा नहीं होने वाला है। ये बात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उसी दिन के बाद से और इस बैठक के बाद से, लेकिन बात नाराजगी की ये है कि टिकट नहीं मिला, कुसमारिया जी का अपमान करना चालू किया मैं आपके दोबारा आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से जाना पड़ा। गोविंद मालू जी, डिबेट इस विषय पर है कि आपकी पार्टी के कई सीनियर लीडर टिकट चाहते हैं। ऐसे में कई जगह से पार्टी नए चेहरे लाना चाहती है। ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव की रेस में विधानसभा का टिकट छोड़ चुके हैं। रस्साकशी बढ़ेगी क्या, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि विरोधियों को आप किस तरह दबाएंगे या किस तरह समझाएंगे? विजय जी, पार्टी के संगठन में और संगठन के जो मुखिया हैं उनमें यह कुव्वत है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह से उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा और किस तरह से हमको चुनाव में विजय पाना है। उसमें सब चीज़ें आ गई। हमने जो नए उम्मीदवारों की बात करें, भोपाल जैसे बड़े शहर में, राजधानी में, हमने हमारे एक नए कार्यकर्ता आलोक संजर को पिछली बार चुनाव लड़ाया। सुभाष पटेल छोटा सा कार्यकर्ता था खरगोन में, उनको चुनाव लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर सकती। और मेरे अनुज मणाल जी के मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उनको भारतीय पार्टी की, हमारी पार्टी की बहुत चिंता भी है। और जो हमारे यहाँ उनका कहना है कि उपेक्षित है, हम उनको ले रहे हैं, आप हमारे यहाँ के रिजेक्ट लोगों को क्यों ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम इनका अभिनंदन करते हैं कि वो पार्टी के इतने हित चिंतक हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। उनकी टिप्स पर भी हम ध्यान देंगे और हम ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देगी हमारी पार्टी जो चुनाव में जीत सके। जी, यानी कि पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, ऐसे उम्मीदवारों पर फोकस करेगी, उन्हीं को टिकट देगी जो जिताऊ हो, चाहे उम्र दराज हो या फिर पहले वो चुनाव लड़ चुका हो, चाहे उसे विधायकी छुड़वाना पड़े। पार्टी ने तय कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। गोविंद मालू साहब, आपका भी नमस्कार।